गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का रिमेनिंग पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड होता है उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है और कौन कौन उसको पूरा करता है। Agriculture is the main occupation in India, so land is a great importance to us. It is necessary to know how much land is owned by whom. कि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एरिया में किस व्यक्ति के पास कितना लैंड एरिया है और वो उस लैंड एरिया पर क्या कर रहा है। इट मीन्स वो उसका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं, और साथ ही साथ वो उस लैंड एरिया का टैक्स पे कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या नहीं। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखना काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसीलदार का। द रेवेन्यू ऑफिसर एट द तहसील लेवल इज़ नोन एज द तहसीलदार। तहसील लेवल पर जो व्यक्ति होता है जो इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, उसको हम तहसीलदार कहते हैं। ठीक उसी तरह से विलेज लेवल पर, क्योंकि एक तहसीलदार के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे विलेजेस का काम जो है वो एक साथ देख सके, तो ऐसे में हर एक गांव के लिए एक पटवारी को नियुक्त किया जाता है। इट मीन्स पटवारी कलेक्ट रेवेन्यू इन विलेज। विलेज में पटवारी जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और परगना में कानून गो, यानी कि कई गांवों का जो एक ग्रुप होता है वो परगना, उनमें कानून गो उनके ऊपर होता है। फिर उसके बाद आता है तहसीलदार, यानी कि ये एक पूरी चेन है ताकि हम काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। तहसीलदार के काम क्या होते हैं? The Tehsildar supervises the work of the Patwari and ensures that records are properly kept and land revenue is collected. तहसीलदार का काम होता है कि वो ये चेक करे कि जो पटवारी ने लैंड रिकॉर्ड बनाए हैं वो सही है या नहीं, और उसने सही तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए हैं या नहीं। और अगर लैंड पर किसी भी तरह को कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है तो तहसीलदार उसको भी सॉर्ट आउट करता है। He or she make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. और ये बहुत ज़रूरी होता है कि फार्मर के पास भी, जो उसके पास लैंड एरिया है, उसकी एक कॉपी और उसका मैप होना ज़रूरी हो, और ये पक्का करता है तहसीलदार कि उसके पास वो कॉपी है या नहीं है। अब देखते हैं पटवारी एक विलेज में किस तरह से काम करता है। द पटवारी मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्ट रेवेन्यू एट द विलेज लेवल। ही इज़ ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। कई जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। एक पटवारी जो होता है उसके अंडर में भी कई विलेजेस जो आते हैं, उसका काम होता है कि जो भी वहाँ पर लैंड एरिया है जिसके पास भी है उसका प्रॉपर मेज़रमेंट करना, ताकि कोई व्यक्ति बाद में अपने लैंड एरिया को बढ़ाकर दूसरे के एरिया को अपने कब्ज़े में ना कर सके। जितना भी टैक्स बनता है उनसे वो टैक्स वसूल करना। अगर टैक्स जो होता है वो लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर लैंड पर हर साल क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं और वो फर्टाइल लैंड है तो जो टैक्स होता है वो उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। और पटवारी कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। ही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया। और वो गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है कि जिस एरिया में वो पटवारी है वहाँ पर किस किस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, उनके उसको पूरी हार्वेस्टिंग के बाद उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो सारा ब्यौरा जो है वो पटवारी के थ्रू गवर्नमेंट को दिया जाता है। शी कीप्स अ वाइगल ऑन द विलेज लैंड। और वो पूरी कड़ी नज़र रखता है विलेज का जो लैंड एरिया होता है, ताकि कहीं लोग जो है कोई सरकारी ज़मीन पर या दूसरे की ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा ना कर लें।
अब लैंड से रिलेटेड जो है, अब 1956 में हमारा जो एक्ट बना गया था उसमें पिता के बाद पूरी संपत्ति यानी कि जो भी लैंड वगैरह होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेटों को दिया जाता था। लेकिन 2005 में इसको अमेंडेड किया गया। इट मीन्स दोबारा से इस पर बातचीत की गई, चर्चा की गई और कानून बना दिया गया कि लड़कियों का भी लैंड पर पूरा अधिकार होगा, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स यानी फादर के जो सन और डॉटर हैं वो इक्वली शेयर गेट करेंगे उस लैंड रेवेन्यू से। और ये लॉ जो था फोर्स में आया था 9 सितंबर 2005। इसके अकॉर्डिंग डॉटर हैज़ द सेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी एज अ सन। इसके अकॉर्डिंग बेटी और बेटे दोनों को एक जैसा हिस्सा मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। और ये जो लॉ था वो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ पर अप्लाई किया जाएगा। दिस एक्ट इंक्लूड डॉटर्स एज जॉइंट ओनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विद द सेम बर्थ राइट एज सन टू शेयर। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, पिता की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में लड़कियों का उसके ऊपर पूरा अधिकार होगा, चाहे उनका नाम वहाँ उसमें कागज़ में यानी कि लैंड के जो कागज़ हैं उस पर हो या ना हो। Daughters will have the same right as sons to reside in और seek partition of the family। यदि लड़की जो है वो शादी हो चुकी है उसके बावजूद भी उसका अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है जैसा कि एक बेटे का होता है। और विडो कैन क्लेम ऑन इनहेरिट द डिसेडेंट्स प्रॉपर्टी इवन इफ दे हैव रीमैरिड। और अगर विडो जो है वो उसके हस्बैंड की डेथ मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद अगर वो दोबारा शादी करती है तो उसका जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। A large number of women in India benefit under new law in the following way। इस मतलब के कानून के क्या क्या फ़ायदे हुए, ये जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया इसके फ़ायदे क्या हुए। ऐसे में विमेंस को ताकत मिली, एम्पावरमेंट मिली। कई बार क्या होता था कि उनके साथ फैमिली में मिसबिहेव किए जाते थे। It increases prospects of female child survival। In other words, it will be control female foeticide। और ऐसे में जो फीमेल फोर्टिसाइड होता था यानी कि जन्म से पहले जब लड़कियों को मार दिया जाता था उसके ऊपर भी बहुत फ़ायदा हुआ कि ये कानून निकलने के बाद लोगों ने लड़कियों को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दिया। इट रिड्यूसेस डोमेस्टिक वायलेंस। इसने डोमेस्टिक वायलेंस को भी रिड्यूस किया। इट इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ विमेन। विमेंस की हेल्थ कंडीशन को और एजुकेशन के थ्रू इस कानून ने विमेंस को बहुत ज़्यादा ताकत दी। इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। विमेंस में एक तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गई। वो फिर अब उनको ताकत मिली इस चीज़ से कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।